जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर इन द क्लास सेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन 2C। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ से लेक्चर हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब तक? चैट में मुझे लिखकर बता दें काइंडली अगर मेरी आवाज़ क्लियरली सब तक आ रही है तो। आई डोंट नो, शायद मेरा नेट डिसकनेक्टेड था या क्या। मुझे नज़र नहीं आ रहे थे पार्टिसिपेंट्स। आवाज़ का बता दें अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है तो फिर मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, उसका भी बता दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। व्हाट अबाउट स्क्रीन? स्क्रीन भी मैंने शेयर की है अभी। वहीं पे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज। सो अगर स्क्रीन विजिबल है तो भी बता दें, एंड लेट्स स्टार्ट देन। आज हमारी 2 मेकअप क्लासेस हैं सेम टाइम पे। यानी कि अभी एक है 3 PM तक और उसके बाद फिर 3 to 4:30 है। कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी क्लास को और फिर जल्दी ख़त्म कर देंगे, रादर देन कि हम ब्रेक लें और फिर दोबारा ज्वाइन करें क्लास को। एक दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी करनी है हमने। तो लेट्स स्टार्ट। होपफुली आवाज़ क्लियर होगी अब भी। सो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ी थी बात कि प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को हम शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम लुकिंग एट द DFT टू दिस, क्या नाम था इसका, हमने लिया था कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर जिस तरह नाम से आपको लग रहा है एग्जैक्टली ये वही काम कर रहा है जिस तरह लास्ट क्लास में भी हमने इस पर डिटेल बात की थी कि अगर आप इसको देखें, कर्सर मेरा अगर फॉलो करें तो ये कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के तौर पर इस प्रोग्राम का डिज़ाइन बना हुआ है। ये रहा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर, जो कि हमने कहा कि एज अ ट्री काम कर रहा होगा। अब इसको हम कॉल एंड रिटर्न क्यों है, इसी स्लाइड को देखते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू असाइन सम टास्क और सम प्रोसेस टू योर सॉफ्टवेयर से M, आपने M जो है उसको एक सॉफ्टवेयर असाइन किया, एक काम असाइन किया। नाउ दैट M calls its components and divides the work into them। क्या मतलब इसका कि M को आपने एक काम दिया से आपने एक X काम करना है, तो M ने ये असाइन किया अपने 3 कंपोनेंट्स A B C में। उसने कहा भाई X का फर्स्ट पार्ट X1 A करेगा, X2 B करेगा, X3 C करेगा, और फिर इन तीनों पार्ट जब हो जाएंगे तो फिर इन दोनों को मिलाकर इन तीनों का जवाब जो है वो मैं यूज़र को दे दूँगा। अब इसमें हुआ ये कि इसने 3 कंपोनेंट्स में अपना वो काम डिवाइड कर दिया, यानी इस प्रोसेस ने इन तीनों को कॉल किया। और इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम ये है कि जो काम इनको असाइन किया गया है, चाहे वो खुद करें या अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, वो काम उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट इस प्रोसेस ने, इस कंपोनेंट ने रिटर्न कर देना है जहाँ से इसको कॉल किया गया था। सिमिलरली जिस तरह से आप एक C के अंदर या C++ के अंदर सिंपल फंक्शंस को कॉल करते हैं, यहाँ पर इसको हम फंक्शन कह लें अगर A B C आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ दिस होल सॉफ्टवेयर, देन व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, इट्स कॉलिंग A फंक्शन, B फंक्शन एंड C फंक्शन। और A B C फंक्शन का काम क्या है कि वो उनको जो काम असाइन किया गया है वो काम करके ये रिटर्न कर दें वैल्यू या रिज़ल्ट जो भी है, वो जहाँ से इनको कॉल किया गया था वहाँ रिटर्न कर दें। सेम ये सारा सिनेरियो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर एक्चुअली इसको कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग हो रही है मल्टीपल फंक्शंस की और वहाँ से वैल्यूज़ की रिटर्निंग हो रही है और फिर उसको असाइन किया जा रहा है। अब इसी कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो इसमें 2 तरह की पार्टीशनिंग होती है, यानी आप इसको 2 एंगल से देख सकते हो। अगर आपने अपने प्रोग्राम के डिज़ाइन को और ज़्यादा एनालाइज करना है तो उसको देखते हुए आप इसको 2 तरह से आप पार्टीशन कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। यानी कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली और थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं, तो ज़रा और अपना यहीं पर रखिएगा। ये जो मेन सॉफ्टवेयर है, कर्सर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये जो मेन सॉफ्टवेयर है ये 3 फंक्शंस में डिवाइड हुआ, 1 2 3।
ये एक और कंपोनेंट, ये फंक्शन जो है ये 3 मज़ीद कंपोनेंट या फंक्शंस में डिवाइड हुआ, ये फंक्शन 3 मज़ीद फंक्शंस में डिवाइड हुआ एंड सो ऑन, और फिर ये वाला 2 और में डिवाइड हुआ, ये वाला 2 और में डिवाइड हुआ, ये किसी में डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और वो प्रोसेसेस या वो फंक्शंस या वो कंपोनेंट्स जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उनको हम कह देते हैं लीफ प्रोसेसेस। लीफ प्रोसेसेस, लीफ LEAF, लीफ प्रोसेस यानी कि जो अब जैसे ये वाला है तो ये लीफ प्रोसेस नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है फर्दर 2 में, ये तो डिवाइड नहीं हो रहे, तो दीज 2 आर लीव्स या लीफ प्रोसेसेस। ये भी लीफ प्रोसेसेस हैं, ये तीनों, ये वाले तीनों, एंड ये तीनों भी लीफ प्रोसेसेस हैं। तो इसमें तकरीबन कितने हैं लीफ प्रोसेसेस, अगर मुझे आप साथ इंटरेक्ट करें और मुझे बताएं, कैन यू काउंट हाउ मैनी लीफ प्रोसेसेस आर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग? लीफ प्रोसेसेस कितने? लीफ प्रोसेसेस जिसको आम लफ्ज़ों में आप कह लें कि भाई अनडिवाइडेड प्रोसेसेस, जो कि फर्दर किसी और प्रोसेस में डिवाइड या कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, no, 8 is not the right answer. 10 is the right answer, yes, 084। आप ही ने अपनी अपनी गलती को करेक्ट कर लिया। बाकी स्टूडेंट्स भी इनको देख लें इस जवाब को, अगर वो कुछ और सोच रहे थे। 10 is the right answer, and now I'm pointing to each one and counting it, so bear with me। 1 डिवाइड नहीं हो रहा किसी में, ये 2 नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है। 2 ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन डिवाइडेड हैं, अनडिवाइडेड हैं, ये अब डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी अ मिनट, मुझे ज़रा अपने नेटवर्क को शिफ्ट करना है, 2 मिनट दें सिर्फ मुझे। ऑलराइट, सो बैक। सो इसमें 10 लीफ प्रोसेसेस हैं जो कि फर्दर किसी और प्रोसेस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ओके, ठीक है, अब इसकी पार्टीशनिंग पे आते हैं। तो भाई 2 तरह की पार्टीशनिंग इसमें हो रही है, एक वर्टिकल पार्टीशनिंग और एक क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। ये लाइन अगर आप मेरे साथ रहें और मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, ये दिस इज़ लाइन ए, बल्कि आपके सामने मैं थोड़ा सा इसको एडिट करता हूँ, ज़रा देखिएगा, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें एक्चुअली कौन सी चीज़ हॉरिजॉन्टल है और कौन सी चीज़ वर्टिकल पार्टीशनिंग हो रही है। सो मैं आपके सामने एडिटिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज नो। ऑलराइट, तो ऐसे ही मुझे बताएं, ये वाली जो लाइन आपको मैं फॉलो करवा रहा हूँ, ये जो लाइन आ रही है कर्सर के साथ देखें, ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये 2 लाइन्स हैं जो कि टॉप टू बॉटम आ रही हैं। ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है क्योंकि जगह की कमी की वजह से। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे सिर्फ शो करना शिफ्ट कर दूँ, तो ये भी लाइन सीधी आएगी। दिस लाइन, व्हाट डू यू थिंक दिस लाइन इज़ पार्टीशनिंग दिस आर्किटेक्चर इनटू? इज़ दिस हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और vertical partitioning? What is your guess about these lines जो कि top to bottom आ रही हैं? What would you think is that horizontal partitioning or vertical partitioning? जी, 2 आ रहे हैं, 2 गैसेस आ रहे हैं, और 2 नहीं 3, 84 34 057 यही कह रहे हैं कि these are vertical partitioning. So let me correct you here कि vertical partitioning is not this. Actually vertical partitioning is these lines. These lines are dividing your architecture vertically. These lines are dividing your architecture vertically. These lines are dividing your architecture vertically. बट जो लाइंस टॉप टू बॉटम आ रही हैं वो एक्चुअली लाइंस टॉप टू बॉटम आ रही हैं, लेकिन वो आपके आर्किटेक्चर को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही हैं। वाई इज़ दैट? इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा ज़्यादा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। वो पर्सपेक्टिव अगर चेंज होगा तो फिर आप इसको समझेंगे कि ओके यस, द स्ट्रेट लाइंस कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम
are actually horizontally dividing your architecture. Why? Because look at this whole image. अगर इन लाइंस को एक मिनट के लिए आप इग्नोर करें, जो लाइंस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टीशनिंग की बता रहा हूँ, इसको अगर इग्नोर करें तो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहते हैं उसको, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर. ठीक है. अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये बताओ कि आपके आर्किटेक्चर में एक लेवल के ऊपर कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आप ये बताओ कि आपका जो मेन प्रोसेस है वो कितने सब प्रोसेसेस में डिवाइड हुआ है, तो इसका जवाब, जैसे अगर आप कर्सर फॉलो करें तो भाई ये कितना में डिवाइड हुआ है, 1 2 3. ये जो डिवीजन सिर्फ इतने लेवल को अगर आप देखो तो इसमें अब दो लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं. एक लेवल ये है जो कि टॉप लेवल है जिसमें आपका सिर्फ पूरा सॉफ्टवेयर है, और दूसरा लेवल ये है जिसके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं. तो जब आप ये वाली लाइन खींचते हो ना, जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींच रहे हो आप, ये लाइन एक्चुअली आपके आर्किटेक्चर को वर्टिकली डिवाइड कर रही है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को अलग कर रही है और नीचे वाले हिस्से को अलग कर रही है. ठीक है. लाइन हॉरिजॉन्टल है लेकिन एक्चुअली पार्टीशनिंग वर्टिकल हो रही है. अंडरस्टैंड? इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर ये 3 प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, लेकिन फिर अगला स्टेप भी आ जाता है जिसके ऊपर ये 3 में डिवाइड होता है, ये भी 3 में डिवाइड होता है और ये वाला 2 में डिवाइड हो जाता है. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको मैं कहूं कि भाई हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप खींचते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अब ये आपके पार्टीशन, आपके आर्किटेक्चर को एक्चुअली और मज़ीद वर्टिकल पार्टीशंस में डिवाइड कर रही है. इसी तरह आप इन तीनों लाइंस को अगर आप देखोगे, जो 1 2 3 ये 3 लाइंस हैं, ये लाइंस तो हॉरिजॉन्टल हैं लेकिन ये आपके आर्किटेक्चर को वर्टिकली डिवाइड कर रही हैं. यानी टॉप लेवल एक अलग रह गया, उसके बाद निचला लेवल, उसके बाद उससे निचला लेवल और उसके बाद सबसे निचला लेवल. राइट. लेकिन अगर यही बात हम वर्टिकल लाइंस की करते हैं तो वर्टिकल लाइंस एक्चुअली आपके सिस्टम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है. यानी कि वर्टिकल लाइंस जब आप खींचते हैं अपने आर्किटेक्चर पर, जब वर्टिकल लाइंस लगाते हैं तो वर्टिकल लाइंस लगने से अब आपका टॉप या बॉटम वाले लेवल्स अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक ही लेवल पर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के फंक्शंस अलग हो रहे हैं. जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ कि इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को छोड़कर इन सीधी लाइंस जो टॉप टू बॉटम आ रही हैं, इन लाइंस को अगर आप देखें, ठीक है, अगर इन लाइंस को अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट लाइन जो कि अगर आप कर्सर फॉलो कर रहे हैं, ये वाली लाइन जो आ रही है सीधी, इससे एक्चुअली क्या डिवाइड हो रहा है, इससे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 पूरा डिवाइड हो रहा है. यानी कि आपका जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है उसका कंपोनेंट 1 और उसके सब पार्ट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कंपोनेंट 2 और उसके सब पार्ट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं. राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस कि अगर आप वर्टिकल लाइंस खींचते हैं तो उससे आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक्चुअली हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं तो उससे आपका सॉफ्टवेयर वर्टिकली डिवाइड हो जाता है, या जिसको हम वर्टिकल पार्टीशनिंग और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कहते हैं. कि भाई पार्टीशन हुआ किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग हो गई है, इसका मतलब है यू मेड द लाइन वर्टिकली. अगर वर्टिकल पार्टीशन हुई है इसका मतलब है यू मेड द लाइन हॉरिजॉन्टली. यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है जी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे आर्किटेक्चर इमेज में आपको नज़र आ रही होगी. मैं लेवलिंग आपको बता देता हूँ पहले, जो कि अभी मैंने रफली थोड़ी सी बताई भी है, दोबारा उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ. लेट्स कॉल दिस लेवल 1, स्टेप 1 कह लें, लेवल 1 कह लें, जिसको आप DFD में लेवल 0 कहते हैं. 0 से स्टार्ट कर दें बेशक, या 1 से स्टार्ट कर दें. दिस इज़ योर लेवल 0. ठीक है. जो DFD में आप कहते हो लेवल 0, जिसके अंदर आप सिर्फ ये दिखाते हो भाई ये आपका एक मेन प्रोसेस सॉफ्टवेयर है. फिर आप उसको डिवाइड करते हो लेवल 1. लेवल 1 में आप कहते हो कि भाई ये लेवल 1 में एक प्रोसेस ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया. फिर आप उसको फर्दर डिवाइड करते हो, आप कहते हो लेवल 2 एंड लेवल 3. इसी तरह हम इसको यहाँ पर भी यही कहते हैं, लेवल 0. मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ अभी. लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3. लास्ट लेवल कौन सा है? लेवल 3.
अब मुझे ये बताएं कि आपके जो लीफ प्रोसेसेस होते हैं, जो अभी मैंने लीफ प्रोसेस का वर्ड थोड़ी देर पहले यूज़ किया, आपने बताया 8 हैं 10 हैं, लीफ प्रोसेसेस कौन से लेवल पर हैं? 0 1 2 3 4 लेवल्स हैं। लीफ प्रोसेसेस कौन से लेवल पर हैं? राइट राइट, 084 115 092, यू हैव द करेक्ट आंसर। 2 और 3 के ऊपर हमें लीफ प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, जिससे एक्चुअली मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करना चाह रहा हूँ, जो कि वो स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम देखते हैं इस तरह के आर्किटेक्चर को और इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड सी एस ऐसे स्टूडेंट्स। ट्री का आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, इसमें टॉप लेवल पर सिर्फ एक होती है, उसके बाद फिर डिवीज़न होना शुरू हो जाती है। ये आपको हर जगह मिलेगा ये वाला आर्किटेक्चर, न सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ में बल्कि इसके अलावा भी दूसरे कोर्सेज़ में भी। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ग्राफ। सो माई पॉइंट इज़ कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन हो जाती है जो स्टूडेंट्स इस आर्किटेक्चर को नया नया पढ़ते हैं, वो उनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई लीफ नोड्स या लीफ प्रोसेसेस कहाँ होते हैं, तो वो कहते हैं भाई लास्ट लेवल पर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक चीज़ जो कि आप भी शायद आगे चलकर इस चीज़ को कंफ्यूज करेंगे, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि लीफ प्रोसेसेस कौन से लेवल पर होते हैं, तो यू कांट बी श्योर कि लीफ प्रोसेसेस कौन से लेवल पर होते हैं, राइट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक लीफ प्रोसेस ऐसा हो जो कि फर्दर डिवाइड ही ना हो रहा हो, आपके पास लेवल्स हो सकता है 10,000 हो, लेकिन मे बी अगर इस माउस को आप फॉलो करें, हो सकता है कि 10,000 लेवल्स चल रहे हों, जिस तरह यहाँ 4 हैं, लेकिन मे बी ये वाली चीज़ फर्दर डिवाइड ही ना हो रही हो, तो ये आपको फर्स्ट लेवल पर ही एक लीफ नोड या लीफ प्रोसेस मिल जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि 10,000th लेवल पर हो। सो इट्स नॉट फॉर श्योर कि आपके लीफ प्रोसेसेस हमेशा उस पर होंगे, लीफ प्रोसेसेस हमेशा आखिरी लेवल पर होंगे। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, लीफ प्रोसेसेस कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि कम से कम एक लीफ प्रोसेस लास्ट वाले पे होगा, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल रहती हैं, कि आपका जो लीफ प्रोसेस है वो कम से कम एक, एटलीस्ट वन तो लास्ट पे होगा ही, तभी तो वो लास्ट आपका लेवल है, अदरवाइज वो लास्ट लेवल ना होता, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्टीशनिंग की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। या दिस वन। सो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में क्या हो जाता है एक्चुअली, जब आप हॉरिजॉन्टली पार्टीशन करते हैं, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है वर्टिकल पार्टीशनिंग, देखो लाइंस मिटी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग जब आप करते हैं तो एक्चुअली हर एक कंपोनेंट की फंक्शनैलिटीज़ सारी की सारी अलग हो जाती हैं। दिस इज़ योर फंक्शन 1, दिस इज़ योर फंक्शन 2 द होल थिंग, एंड दिस इज़ योर फंक्शन 3 द होल थिंग। It defines separate branches of the module hierarchy for each major function. Use control modules to coordinate communication between functions. अब इसमें होता क्या है, जब आपने अगर फंक्शन 1 को डिफाइन करना है तो यू विल स्पेसिफाई द प्रोसेस। ये बात हम डिटेल में पिछली फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन 1 को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज फंक्शन 1 इज़ अ फंक्शन अ प्रोसेस, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप प्रोसेस स्पेसिफिकेशन यूज़ करोगे, जिसके अंदर सूडो कोड आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश आप लिख सकते हो, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है, इसको भी आप प्रोसेस स्पेसिफाई कर सकते हो, इसको भी प्रोसेस स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन इनकी जो कम्युनिकेशन है, यानी फंक्शन 3 फंक्शन 2 से रब्ता कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 1 को कौन सा डेटा भेज रहा है, ये कम्युनिकेशन हम एक्चुअली प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के थ्रू नहीं बता सकते। ये बताने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर डिसीजन टेबल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आ जाती हैं। ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अगर आप एक फंक्शन यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की कम्युनिकेशन को बताना चाह रहे हो तो। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की। अब आते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग, जिसका एक दूसरा नाम भी है, उसको फैक्टरिंग भी कहा जाता है। फैक्टरिंग भी कहा जाता है इसको। फैक्टरिंग का मतलब ये होता है बेसिकली, मतलब बात वही हो गई कि आपने एक्चुअली इसको जब वर्टिकली पार्टीशनिंग की है तो एक्चुअली आपने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे लेवल्स बना दिए हैं। मुख्तलिफ लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है समझने वाली वो ये है कि जिस तरह से आपके लेवल बढ़ेंगे, जितने एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ इन सब प्रोसेस के मैंने नाम दिए हैं और मैं इसके ऊपर, जहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ
और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये प्रोसेस कितना अहमियत का हामिल है, राइट? इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा काम कर रहा है ये, राइट? कितना ज़्यादा इसके ना होने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ अभी, इसका जवाब ये होगा कि भाई इसके चले जाने से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जितना इसके चले जाने से होगा, या इसमें किसी एरर की वजह से होगा। इसमें किसी एरर की वजह से उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना इसमें किसी एरर की वजह से होगा। पॉइंट मेरा ये है कि लेवल्स में डिवाइड कर देने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि जितने लेवल नीचे जाकर एक प्रोसेस काम कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या कहते हैं उसको, इम्प्लीकेशन, या व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड, वर्ड जहन में नहीं आ रहा, वो कितना कितना ज़्यादा आपको असर पैदा कर सकता है उसके ना होने या होने से, या उसमें किसी गलती से, राइट? सो जितने लेवल नीचे होगा एक प्रोसेस उतनी ही कम उसकी अहमियत होगी, जिसको आम लफ्ज़ों में हम समझते हैं कि भाई जो टॉप लेवल पर लोग होंगे, जो टॉप लेवल पर प्रोसेसेस होंगे, वो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स होंगे, वो एक्चुअल काम नहीं कर रहे होंगे कोई, वो डिसीजन कर रहे होंगे कि क्या करना है। और जिस जिस तरह आप नीचे जाते जाएंगे उस तरह वो डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाएगी और वर्किंग पावर ज़्यादा होती जाएगी। मैं वही एग्जांपल दोबारा लेता हूँ जो कि मैं पिछली क्लास में ले रहा था, कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक एक्सप्रेशन है 5+6 और समथिंग लाइक दैट, लेट मी ओपन नोटपैड ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ एक सॉफ्टवेयर को अलहदा करना क्यों इम्पोर्टेंट का हामिल है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आ सकता है। लेट्स लुक एट, क्या बात कर रहे थे हम, अच्छा जूम हो गया ये वाला। सो फॉर एग्जांपल आई से कि भाई 5+6 -8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5+6, ठीक है जी। और इनको कुछ ब्रैकेट्स भी दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, तो उसमें वी नो के लेट्स से कि आप कहते हो कि 5+6 पहले करूँगा मैं, 5+6 मुझे पहले करना है, फिर जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको 7 को डिवाइड करूँगा उससे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस तरह आपको पता है कि सब क्या करना है। नाउ अगर यही काम मैं कहता हूँ कि इस तरह से डिवाइड करके हम देखें, तो अगर मैं ये पूरा काम इस एक सॉफ्टवेयर को देता हूँ तो सबसे टॉप लेवल ने ना ही कुछ प्लस करना है, ना ही कुछ माइनस करना है, ना ही कुछ ऐड करना है। उसने क्या करना है, उसने डिसीजन लेना है कि एक्चुअली पहले क्या करना है। उसने कहा कि भाई 5+6 पहले होगा, ठीक है। उसने फिर ये भी डिसाइड कर लिया कि अच्छा जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करूँगा। इसने डिसाइड करना है और फिर जो जो काम है वो एक्चुअली इन सबको डिवाइड करता जाएगा। लेट्स से कि वो ये कहता है कि भाई ये पूरा काम, ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये पूरा काम एक कंपोनेंट करेगा और दूसरे कंपोनेंट का काम ये है कि वो 5+ करेगा उसमें। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कहेगा कि यार एक काम मैं अपने दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, उसमें से एक का काम ये होगा और एक का काम ये होगा कि 6- करेगा। फिर वो फर्दर डिवाइड करता है। इस तरह से ये डिवीजन होती जाएगी। तो जिस तरह आप लीफ प्रोसेसेस की तरफ आओगे तो लीफ प्रोसेसेस ने कुछ भी डिसाइड नहीं करना कि भाई क्या करना चाहिए पहले और कैसे डिवाइड करना है। जिस तरह अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूं तो इसके बाद सिर्फ ये काम आया हुआ है कि भाई 5+6 करो, दैट्स इट। उसने ये नहीं सोचना कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, रिजल्ट किससे लाना है, उस रिजल्ट को क्या करना है। नो, इसने सिर्फ ये करना है कि 5+6 करना है और जो जवाब आएगा ये दे देगा ऊपर। तो जिस तरह आप हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में, वर्टिकल पार्टीशनिंग यानी फैक्टरिंग में आप एक्चुअली फैक्टर कर रहे होते हो अपने प्रोग्राम के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को,
कि भाई ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, और ये इस तरह इस लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है, इस लेवल के ऊपर डिसीजन हो रहे हैं, इस लेवल के ऊपर डिसीजन भी हो रहे हैं और वर्किंग भी हो रही है थोड़ी बहुत। लेकिन अल्टीमेटली जो लीफ नोड्स होती हैं, जो लीफ प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा होता है, वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा होता। क्योंकि अगर वहाँ पर डिसीजन हो रहा होता तो मल्टीपल और प्रोसेसेस भी जन्म लेते, वहाँ से जनरेट हो जाते। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्क हो रहा होता है, राइट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक आम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, आप आम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें से एक सीईओ है, उसने कोई काम नहीं करना, उसने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, उसने डिसीजंस लेने हैं कि कौन से प्रोजेक्ट सही हैं, कौन से प्रोजेक्ट सही नहीं है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, उसने डिसीजन लेना है। और फिर वो डिसीजन लेकर फर्दर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वो दे देता है कि भाई आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठाएं, आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठाएं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट मुझे उठाने चाहिए, कौन से नहीं उठाने चाहिए, बट अल्टीमेटली वो डिसीजन सीईओ का होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ डिसाइड कर लिया, अब अल्टीमेटली ये काम आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, सीटीओ से होके मुख्तलिफ जो है लेवल के लोगों से होते हुए अल्टीमेटली जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कर है, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेवलपर है, सिर्फ उसको सिर्फ ये बताया गया है कि आपने ये एक सर्टेन यूआई को डिज़ाइन करना है, दैट्स इट, राइट। वो डिज़ाइन कर रहा है, उसको नहीं पता कि इसने कहाँ पर यूज़ होना है, किस बड़े प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, उसने सिर्फ वो काम करना है। तो जैसे जैसे आप लेवल से नीचे आते जाएंगे, आप वर्किंग कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कम होती जाती है। इस प्रोसेस को फैक्टरिंग कहा जाता है। इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इट रिजल्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ ईजियर टू टेस्ट। टेस्टिंग में बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप इस तरह से पार्टीशन कर लेते हो अपने सॉफ्टवेयर को, चाहे हॉरिजॉन्टल करो चाहे वर्टिकली करो, दोनों तरीके से कर लो तो बहुत ही अच्छा है। आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट होने में बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि आपको पता होता है कि भाई कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है। अगर आप पार्टीशनिंग नहीं करोगे तो फिर आपको ये अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर सिर्फ काम हो रहा है, कहाँ पर डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली अगर आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए आसान हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस भी आसान रहेगी। अगर कल को कोई मसला आता है सॉफ्टवेयर में तो यू वुड नो एग्जैक्टली कि कहाँ पर ये मसला आ रहा है, किस प्रोसेस में आ रहा है, किस लेवल पर आ रहा है, किस चीज़ की वजह से आ रहा है, डिसीजन मेकिंग की वजह से है या वर्किंग की वजह से है, एंड सो ऑन। रिजल्ट्स इन प्रोपेगेशन ऑफ फीवर साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम है। रिजल्ट्स इन सॉफ्टवेयर दैट इज़ ईजियर टू एक्सटेंड, अगर आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है और बढ़ाना है आगे चलकर तो ज़्यादा फ़ायदेमंद वही सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि आपने अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से बनाए हुए हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिराइव अ प्रोग्राम आर्किटेक्चर दैट इज़ पार्टीशनड। अप्रोच क्या है? अ DFD इज़ मैप्ड इनटू अ प्रोग्राम आर्किटेक्चर। जिस तरह मैं कह रहा हूँ पहले हम डिसाइड कर चुके हैं इस चीज़ को, क्या कहते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक DFD को आप बनाते हो और उसी को फिर उसी के थ्रू आप प्रोग्राम आर्किटेक्चर बनाते हो और फिर उसकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन या फिर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को आप यूज़ करते हो ताकि आप हर एक मॉड्यूल को इंडिकेट कर सको और उसके बाद आप उसको यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर चार्ट लगाते हो। एक्सक्यूज़ मी, राइट। सो मूविंग ऑन, see, so this is your transform of the flow and this is your transaction flow. अगर आप पूरे सारे प्रोसेसेस को एक साथ मिलके देखते हैं और आप देखते हैं कि आपके कंट्रोल एक्चुअली फ़्लो किस तरह से हो रहा है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिवाइड हो जाता है, फिर दो और प्रोसेस में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद और कंट्रोल नीचे चला जाता है। नीचे का मतलब ये है कि प्रोग्राम आर्किटेक्चर में निचले लेवल पर चला जाता है। तो ये जो आपका कंट्रोल फ्लो हो रहा है इसको हम कहते हैं कि आप फ्लो को ट्रांसफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक प्रोसेस को देखते हैं, लेट्स सपोज आप सिर्फ इसको पॉइंट आउट करते हैं और आप देखते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, तो एक्चुअली आप ये देख रहे हो कि इस ट्रांजैक्शन में आपका फ़्लो कहाँ कहाँ जा रहा है। आप ये नहीं देख रहे कि पूरे प्रोग्राम में आपका कंट्रोल किस तरह आगे चल रहा है कि भाई पहले आप इस बटन को दबाते हैं, फिर इस बटन को दबाते हैं, फिर इस बटन को दबाते हैं, फिर इस तरह आपका सॉफ्टवेयर आगे चल रहा है। बल्कि ट्रांजैक्शन फ़्लो में आप ये देखते हो कि एक सर्टेन प्रोसेस में और क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, राइट। लाइक इस सर्टेन प्रोसेस है, वही एनरोलमेंट का प्रोसेस उठाते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, उसमें कहाँ से स्टूडेंट आईडी पिक की जा रही है, उसमें कहाँ से कोर्सेज आईडी पिक की जा रही है, फिर उसमें कहाँ कहाँ ऐड की जा रही हैं चीज़ें। ये एक ट्रांजैक्शन को आप फ्लो देख रहे हो, उसका कंट्रोल कहाँ कहाँ जा रहा है। सो जनरल मैपिंग अप्रोच की अगर हम बात करें, इनकमिंग और आउटगोइंग बाउंड्रीज आइसोलेट करनी चाहिए हमें। ये सारी वजूहात, ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा तब देती हैं
जब हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड भी करना चाहें और उसकी टेस्टिंग आसान करना चाहें। वरना हम प्रोग्राम तो बना सकते हैं इस तरह भी कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को पार्टीशन ना करें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक साथ आइसोलेट ना करें, एक साथ डाल दें, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको नुकसान ये होगा कि टेस्टिंग में मसला आना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस चीज़ में मसला आना शुरू हो जाएगा कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इनकमिंग आउटगोइंग फ्लो की बाउंड्रीज़ को आइसोलेट करें हमेशा, यानी कि पार्टीशनिंग करें, आइसोलेट करें। अगर आपको पता है कि कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उससे पहले की सारी चीज़ें आपने चेक की हुई हों, आपको पता हो कि इससे पहले आपके प्रोग्राम का क्या हिस्सा था। राइट जिस तरह वही एग्जांपल अभी मैं आपसे आपके सामने अगर शेयर करूँ यही वाली, और अगर मैं कहूँ कि भाई इसका जवाब है 16, तो इट वुड बी ऑड टू अंडरस्टैंड कि भाई 16 कैसे है। अगर मैं इसका जवाब पूछता हूँ, मैं कहता हूँ 16, एक बंदा कहता है 32, एक बंदा कहता है 12। नाउ विच इज़ द करेक्ट आंसर, कैसे पता लगेगा हमें। राइट तो इस चीज़ को समझने के लिए बेहतर ये है कि आप हर एक चीज़ को आइसोलेट करोगे, भाई फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस देन दिस, तभी आप उसको समझ सकोगे सही से। तो हमेशा इनकमिंग आउटगोइंग कंट्रोल की बाउंड्रीज को हमने आइसोलेट किए रखना है। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम द बाउंड्री आउटवर्ड मैप डीएफडी ट्रांसफॉर्म्स इनटू करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल्स। डीएफडी के ट्रांसफॉर्म्स को हम मॉड्यूल्स के अंदर यानी कि फंक्शंस के अंदर यानी कि कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल्स जहाँ पर हमें ज़रूरत हो हम उसको वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, उनको कंट्रोल मॉड्यूल्स कहा जाता है कि भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद अल्टीमेट जो आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको मॉड्यूलैरिटी कंसेप्ट्स के थ्रू आपने रिफाइन करना है। मॉड्यूलैरिटी कंसेप्ट्स क्या होते हैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ये डिटेल टॉपिक नहीं है हमारा वैसे, लेकिन मॉड्यूलैरिटी कंसेप्ट्स का मतलब ये है कि आपने चले आइसोलेट तो कर दिया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग-अलग भी कर दिया। अब इशू ये आता है कि आपने जब चीज़ों को अलग-अलग कर दिया तो उसमें कुछ चीज़ें यानी कि अलग-अलग बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर दी तो कुछ चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। वही एग्जांपल मैं इनरोलमेंट वाली लेता हूँ कि आपने कहा कि भाई इनरोलमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इनरोलमेंट करता है, स्टूडेंट ने इनरोल किया। अब वो स्टूडेंट जब इनरोल करता है कोर्सेज तो भाई उसके टेबल के अंदर या उसके डाटा के अंदर आ जाएगा कि भाई ये एक सर्टेन स्टूडेंट है और ये 6 कोर्सेज पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल उसी वक्त जिस वक्त स्टूडेंट ने इनरोल किया उसी वक्त एग्ज़ाम डिपार्टमेंट या कोई टीचर भी उस स्टूडेंट को इनरोल कर देता है उन्हीं 6 कोर्सेज के अंदर। अब अल्टीमेटली होता क्या है इससे, चूँकि आपने दोनों चीज़ों को अलहदा किया हुआ था, आइसोलेट किया हुआ था कि भाई वो काम टीचर का है वो भी कर सकता है, ये काम स्टूडेंट का है ये भी कर सकता है, तो इससे नुकसान ये हो जाएगा कि भाई कोई स्टूडेंट जब अपनी प्रोफाइल देखेगा नेक्स्ट डे तो उसको पता लगेगा कि 12 कोर्सेज आ रहे हैं, हर कोर्स 2-2 दफ़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो वहाँ से भी इनरोल हो गया और यहाँ से भी इनरोल हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अलग-अलग टेस्टिंग की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर वो काम अलग तरीके से किया, यहाँ पर अलग तरीके से किया। तो इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ 6-7 रूल्स हैं जो क्या जिनको नॉर्मलाइजेशन रूल्स कहा जाता है, डेटाबेस से रिलेटेड है मोस्टली वो। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को या अपने अपने डाटा को जब अलग-अलग करके डील करना शुरू हो जाते हो तो काफ़ी नेचर इस तरह की होती है डाटा की कि वो रेपिटेशन होना शुरू हो जाए, उसके अंदर इंटेग्रिटी बरकरार ना रहे, वो डाटा एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है, एक ही स्टूडेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहा है, कैसे स्टडी कर रहा है वी डोंट नो, बट ये है कि उसने चूँकि वहाँ पर भी फॉर्म फिल किया था यहाँ पर भी फॉर्म फिल किया था, वो दोनों में एनरोल भी हो गया और वो उसकी क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, एक जगह पर वो एफ़ आ रहे हैं उसके सारे कोर्सेज़ में, एक जगह पर वो पढ़ रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये इस वजह से भी हो सकते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेनेबल बनाने के लिए हर एक चीज़ को अलहदा करना शुरू हो जाते हैं। तो अलहदा तो बेशक करो बट उनको मॉड्यूलैरिटी कंसेप्ट्स नॉर्मलाइज भी करो ताकि कोई एक चीज़ डबलिंग होना शुरू ना हो जाए या किसी चीज़ का बिल्कुल सिरे से डिलीशन ही ना हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो नंबर 1 की अगर बात करते हैं हम कि अगर अपने प्रोग्राम को हम अलहदा आइसोलेट करना चाहें तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग करें। ऊपर वाली लाइन वो ये जो कि हम पढ़ के आए हैं पीछे, फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग क्या मतलब है इसका, द प्रोग्राम आर्किटेक्चर डिलीवर्ड यूजिंग द मैपिंग रिजल्ट्स इन अ टॉप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल। फैक्टरिंग
रिमेंबर फैक्टरिंग, कहाँ पढ़ा था हमने फैक्टरिंग का वर्ड, सॉरी, वर्टिकल पार्टीशनिंग इज एक्चुअली फैक्टरिंग, जहाँ पर आप लेवल बाय लेवल अपने प्रोग्राम को अलग अलग डिवाइड कर रहे होते हो। सो फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग, तो आप उसमें क्या करते हो, प्रोग्राम आर्किटेक्चर ड्राइव करते हो मैपिंग रिजल्ट्स, टॉप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल को देखते हुए कि भाई ये लेवल अलग है, ये प्रोग्राम अलग है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, फिर ये फर्दर कुछ और कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। Factoring leads to a program structure in which top level components perform decision making and low level components perform most input computation and output work, यानी कि मोस्टली वर्किंग हो रही होती है निचले लेवल के प्रोसेसेस के ऊपर और टॉप लेवल के प्रोसेसेस में मोस्टली डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। मिडिल लेवल कंपोनेंट्स परफॉर्म सम कंट्रोल एंड डू मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्क। फिर उसके बाद सेकंड लेवल फैक्टरिंग करें, यानी कि जो सब प्रोसेसेस बने हैं उनके और सब प्रोसेसेस बनाए जाएं और फिर उनमें वर्क डिवाइड किया जाए। तो अलग-अलग करके आपने हर तरह के सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के तमाम कंपोनेंट्स को अलग-अलग डिवाइड करना है अनटिल दे रीच टू देयर लीफ प्रोसेसेस लेवल। ठीक है, लाइक दिस। आपके पास DFD है, आपने उसको डिवाइड कर दिया, उसको ड्राइव कर दिया लाइक इन अ कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ये देखें वही बात जो मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा विजुअली डिस्क्राइब किया गया है कि आपका लेवल जैसे बढ़ रहा है, दिस एरो इज शोइंग कि जिस तरह से आप लेवल बढ़ाएंगे अपने अपने फैक्टरिंग का, उसी तरह डिसीजन मेकिंग की डायरेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। और जितना लो लेवल पर आएंगे आप, तो वहाँ पर वर्किंग चीज़ें, वर्किंग प्रोसेसेस ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। दे आर टिपिकल डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल्स, दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल, दीज डू डिसीजन मेकिंग एज वेल, बट इनके साथ साथ ये काम भी करते हैं, वर्किंग भी करते हैं, लाइक दिस। मोस्टली फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग में यही आता है हर तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर। मोस्टली मेन प्रोग्राम होता है, कंट्रोलर होता है, उसका कंट्रोल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, इनपुट कंट्रोलर, प्रोसेसिंग कंट्रोलर एंड आउटपुट कंट्रोलर। इनपुट कंट्रोलर का मतलब यही कि वो डाटा को फैच करता है या रीड करता है, प्रोसेसिंग प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट उस डाटा को आउटपुट करता है, यानी जनरेट करता है कि भाई ये आउटपुट बना है इससे। और उसके बाद फर्दर इनपुट के अंदर, फैचिंग के अंदर में भी बहुत सारे प्रोसेसेस मल्टीपल डिफरेंट हो रहे हों। सेकेंड लेवल मैपिंग में फिर एक्चुअली कंट्रोल को और डिवाइड किया जाता है कि भाई ये कंट्रोल था आपका, चाहे वो इनपुट कंट्रोल था या प्रोसेसिंग था या आउटपुट था, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कि अच्छा भाई कंट्रोलिंग में अब और क्या क्या काम हो रहे हैं, तो उसको मल्टीपल प्रोसेसेस में और ज़्यादा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह सेकंड लेवल है। फिर इसी तरह और थर्ड लेवल की तरफ आप आ जाएं, जितने लेवल आप चाहें उतने लेवल की आप फैक्टरिंग कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स योर सॉफ्टवेयर एक्चुअली इज़। ठीक है, ये बात थी आर्किटेक्चर की। ये सिर्फ हमने आर्किटेक्चर देखा है होल सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अगली बात हम करना चाह रहे हैं कंपोनेंट लेवल के सॉफ्टवेयर की, कंपोनेंट लेवल के डिज़ाइन की। हर तरह पूरे सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को किस तरह से डिवाइड करना है वो तो हम देख चुके हैं, बट ईच कंपोनेंट का भी मल्टीपल डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है। अभी थोड़ी देर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेट मी रिकनेक्ट, शायद इंटरनेट का इशू है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के ऊपर। जी स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ भी सही आ रही है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी बात को, मुझे मैसेज करके काइंडली बता दें अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो। ये बात तो अभी तक हमने की है कि पूरे प्रोग्राम का आर्किटेक्चर किस तरह से आप डिफ़ाइन करोगे। आफ्टर दैट कंपोनेंट लेवल भी अलग-अलग डिज़ाइंस के ऊपर बन सकता है, यानी कि कंपोनेंट लेवल के डिज़ाइन को भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरे प्रोग्राम का आर्किटेक्चर बना लिया तो कंपोनेंट का कोई आर्किटेक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं दोबारा आपको वही विजुलाइज़ करवाऊँगा कि वो जो ट्री स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसको हमने कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर कहा, कि भाई आपका प्रोग्राम फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है और फिर वो कंपोनेंट्स और फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ये गौर करें कि अगर लेट सपोज़ मैं सबसे टॉप वाले प्रोग्राम को 1 मिनट के लिए इग्नोर करता हूँ, प्रोसेस को इग्नोर करता हूँ, तो उसके नीचे वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर है। चाहे वो एक ही काम कर रहे हैं लेकिन वो पूरा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो चूँकि एक अलहदा कंपोनेंट अपने आप में एक पूरा प्रोसेस अंजाम दे रहा है, एक अलहदा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी नेचर भी हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो, और वो हो सकता है कि एक मल्टीपल डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर को अपनाएं।
राइट। सो पूरे प्रोग्राम का आर्किटेक्चर मे बी डिफरेंट एंड इट्स कंपोनेंट में अडॉप्ट सम डिफरेंट नेचर ऑफ इट्स आर्किटेक्चर एज वेल। इस वजह से हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन की अब बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ अ कंपोनेंट, वी नो व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। कन्वेंशनल व्यू अगर हम देखें इसका, तो कंपोनेंट कंटेन्स प्रोसेसिंग लॉजिक, internal data structure that are required to implement the processing logic, and an interface that enables the component to be invoked and data to be passed to it। यानी कि इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसमें आप लॉजिक बताते हैं प्रोसेस करना क्या है, कुछ इनपुट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और कुछ आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यानी कि एक टोटल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का हिस्सा ऐसा होता है जो कि अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम एक कंपोनेंट कहते हैं, जो कि एक अल्टीमेटली ख़ुद कोई काम कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो हिस्सा उसको दिया गया है उसको वो कम्प्लीटली परफॉर्म कर रहा है। लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आपने ये काम करना है, इसमें एक कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, पेज कॉस्ट। तो समथिंग किसी चीज़ की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसमें पेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक अलग सा आपका कंपोनेंट बना हुआ है। अब ये कंप्यूटेशन ऑफ पेज कॉस्ट जो कंपोनेंट है, ये एक बड़े किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा होगा, राइट। लेकिन ये अपने आप में एक आर्किटेक्चर को अपना सकता है कि भाई मुझे कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए। इसकी डिज़ाइन गाइडलाइंस को अगर थोड़ा सा देखें तो नेमिंग कन्वेंशन हमने देखनी है। नेमिंग कन्वेंशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर कंपोनेंट्स दैट आर स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल एंड देन रिफाइंड एंड एलॉबरेटेड एज पार्ट ऑफ द कंपोनेंट लेवल मॉडल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जितने भी कंपोनेंट्स को डिवाइड कर चुके हैं, हर एक कंपोनेंट नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि भाई आपने एक सॉफ्टवेयर एक कंपोनेंट का नाम रख दिया है कंप्यूट पेज कॉस्ट और दूसरे का आपने नाम रखा है कैलकुलेट एज, राइट। तो एक में आपने कंप्यूट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, एक में आपने कैलकुलेट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो आप दोनों में कंप्यूट का वर्ड यूज़ कर लें या दोनों में कैलकुलेट का वर्ड यूज़ कर लें। हो सकता है कहीं पर आपने कैलकुलेट पूरा लिखा हो, एक जगह सिर्फ CLC लिख के आप कह रहे हो कि इसका मतलब है कैलकुलेट। तो ये काम नहीं करना। जितने भी कंपोनेंट चूँकि वो एक ही सॉफ्टवेयर के हैं, तो उनकी नेमिंग कन्वेंशन भी हमने एक ही तरह की फॉलो करनी है, डिफरेंट नहीं कर देनी। इंटरफेसेस की बात करते हैं तो इंटरफेसेस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, राइट। सो कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरफेसेस क्रिएट होने चाहिए। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की नेचर होनी चाहिए कि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को कोई चीज़ अगर भेज रहा है तो वो यूज़र को नज़र आए कि वो किस तरह जा रही है, या यूज़र उसको ख़ुद रीड कर सके कि ये चीज़ किस तरह से कम्युनिकेट हो रही है, ताकि अगर कोई मसला आता है टेस्टिंग के दौरान या किसी और चीज़ के दौरान तो यूज़र उसको आइडेंटिफाई कर सके। डिपेंडेंसीज़ और इनहेरिटेंस का वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, और जैसे ही इनहेरिटेंस का वर्ड आप सुनते हैं तो यू नो कि इनहेरिटेंस क्रिएट डिपेंडेंसीज, ठीक है। बेहतर तरीका ये होता है हर तरह के कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के अंदर कि आप डिपेंडेंसीज जो है वो लेफ़्ट टू राइट करें और इनहेरिटेंस जो है वो बॉटम टू टॉप करें। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हो कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का एक हिस्सा है, तो आप कंपोनेंट को उसके नीचे लिखो, जिस तरह से अभी हमने कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में लिखा। इनहेरिटेंस अगर है तो, और अगर डिपेंडेंसी है, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई ये दोनों चीज़ें काम कर लेंगी तो फिर अल्टीमेट काम होगा, तो उनको आप साथ साथ लिखो। जैसे कि अभी कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में आपने देखा तो एक ही लेवल के ऊपर जो 3 कंपोनेंट्स आ रहे थे, वो 3 कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि मेन सॉफ्टवेयर कह रहा था कि भाई आप ए ने ये काम करना है, बी ने ये काम करना है और सी ने ये काम करना है। ABC जो हैं वो तीनों एक ही लेवल के ऊपर हैं। इससे होगा क्या कि अगर ए ने अपना काम कंप्लीट कर भी लिया है, तब भी वो अपनी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा एम को, यानी जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको, जब तक बी और सी नहीं कर सकते। क्योंकि ए ने अगर काम करके रिटर्न कर भी दिया तो वो किसी काम का नहीं है जब तक कि बी और सी की आउटपुट भी ना आ जाए, ठीक है। तो जो लेफ़्ट टू राइट होती है वो डिपेंडेंसीज क्रिएट हो रही होती हैं, और टॉप टू डाउन जो होती हैं वो एक्चुअली इनहेरिटेंस क्रिएट हो रही होती है। फिर आप स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं कि यानी कि इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि अल्टीमेटली लीफ प्रोसेस में एक प्रोसेस हो रहा हो और इस एक प्रोसेस को फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखो तो भाई एक प्रोसेस है ओपन का दरवाज़ा खोलना है, डोर ओपन का एक प्रोसेस है। अब डोर ओपन का प्रोसेस
सिर्फ डोर ओपन तो नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल और प्रोसेसेस भी हैं। तो फिर क्या होता है, इस ओपन के प्रोसेस को थोड़ा सा और रिफ़ाइन किया जाता है। इसमें देखा जाता है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 मल्टीपल सब प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से, कि भाई वॉक टू डोर, रीच फॉर नॉब, ओपन डोर, वॉक थ्रू एंड देन क्लोज डोर। ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि होते हैं एक डोर ओपन करके अंदर जाने में, राइट। और फिर उस ओपन डोर को भी अगर हम देखें तो ओपन डोर सिर्फ ओपन डोर नहीं है, ओपन डोर का एक पूरा अल्गोरिदम है कि भाई ओपन डोर का मतलब है क्या एक्चुअली। ओपन डोर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने दरवाज़ा खोल दिया, आपको ये कंफर्म भी करना है कि वो दरवाज़ा खुला है। अगर हो सकता है नॉब क्लॉकवाइज आपने घुमाया है तो ना खुले, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखो। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ओपन डोर के एक कंपोनेंट के अंदर आ रही हैं, राइट। सो इस तरह वन बाय वन, लेवल बाय लेवल हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स और उनके आर्किटेक्चर को अलग-अलग डिज़ाइन कर रहे हैं और उनके प्रोसेस का मतलब समझा रहे हैं, अनटिल आप सिर्फ एक प्रोसेस के ऊपर आ जाओ कि भाई ये प्रोसेस अब डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एक अलग प्रोसेस है जो कि होना ही है। ये अब किसी और में काम नहीं बांट रहा, ना इसको किसी से किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ना ये किसी को कॉल कर रहा है, ना इसको किसी से रिटर्न एक्सपेक्टेड है, राइट। मूविंग ऑन, एल्गोरिदम डिज़ाइन मॉडल वी ऑलरेडी नो कि अगर आपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है, यानी कि आपने जो लीफ प्रोसेसेस होते हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें आर्किटेक्चर नहीं होता फिर कोई, क्योंकि लीफ प्रोसेस एक ही काम कर रहा है, वो कैसे करना है वो आप बता दें सिर्फ, उसने किसी काम को किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं करना। तो वहाँ पे एल्गोरिदम की डिवीजन आ जाती है। एल्गोरिदम को आप किस किस तरह से डिस्कस कर सकते हो, किस किस तरह से लिख सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज, यू नो। फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो, आप सूडो कोड लिख सकते हो, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, डिसीजन टेबल लिख सकते हो। दीज आर ऑल योर एल्गोरिदम डिज़ाइन मॉडल्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर लो, यानी कि आप सूडो कोड के अंदर लिख लो, ये भी आप काम कर सकते हो उसमें। ये एक फ्लो चार्ट हो जाए विच यू नो ऑलरेडी कि किस तरह से काम करता है। नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, ओके। माइक शायद थोड़ा सा दूर हो गया हो, होपफुली अब थोड़ा क्लियर होगी। एयर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, ओके। होपफुली रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी सही होगी, तो यू कैन वॉच दैट लेटर एज वेल। अदरवाइज़ मैंने माइक थोड़ा और करीब कर दिया है, होपफुली आवाज़ थोड़ी सी और क्लियर हो। So this is a flow chart. I think you all know what a flow chart is, yes or no? How does a flow chart work? Yes, please tell me. फ्लो चार्ट का पता है सबको, फ्लो चार्ट क्या होता है? Haven't gotten any answers yet. So anyways, this is what a flow chart is, and it actually describes what an algorithm will do. एल्गोरिदम को हम डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग अ फ्लो चार्ट, जिसके अंदर अगर इस कर्सर को आप फॉलो करें तो दिस इज़ द स्टार्टिंग प्रोसेस। उसके बाद डायमंड में हम कंडीशन लिखते हैं कि भाई ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस प्रोसेस को करें, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इस प्रोसेस को करें। देन अनदर कंडीशन है, अगर ट्रू होती है तो आप इस प्रोसेस को करने के बाद दोबारा आ जाएँ। यहाँ पर लूप लगा हुआ है, यहाँ पर एक दिस इज़ अनदर लूप। तो वही चीज़ें जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स को यूज़ करते हुए करते हैं। You can do that by using this flowchart as well. Programming fundamentals में I think आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। Anyways, this is a way of identifying a process. डिसीजन टेबल के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, PDL प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज के थ्रू, जिसको हम सूडो कोड कहते हैं, उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं जब हम प्रोग्राम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें प्रिपेयर करेंगी अपने नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए भी। थोड़ा और से सुनिएगा। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, रीयूज़ आजकल जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगली चीज़ जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए ये। अक्सर आपने देखा होगा कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जब बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ किया जाता है। आपने ख़ुद ने भी अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हों, छोटे मोटे कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स के बनाए हों, या इवन दो आपने कुछ छोटे से कैलकुलेटर टाइप को अगर सॉफ्टवेयर बनाए हों,
तो यू विल सी कि आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ की होंगी। रीयूज़ का मतलब ये है कि आपने आपको कहीं कोड मिला, लेट से गिट पे मिला या आपको स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे कोई कोड मिला, और आपने क्या किया कि आपने उसी कोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, या आपने उस कोड को देखा, समझा और अपनी नेचर के मुताबिक उसको चेंज कर दिया। लेट्स से कि आपको एक कोड मिला था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आपने क्या किया, आपको बनाना था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपने कह दिया कि भाई वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को ही आपने उठाया और उसमें से डॉक्टर वाली जो चीज़ें थी वो उसको टीचर कर दिया, पेशेंट वाली चीज़ों को स्टूडेंट कर दिया, क्लाइंट्स वाली चीज़ों को मल्टीपल चीज़ मतलब डिफरेंट कर दिया, और तकरीबन वही पूरा आर्किटेक्चर यूज़ करते हुए आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, लेट से। तो हुआ क्या, आपको मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर की इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं अक्सर, जो कि आप रीयूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सेव टाइम, और अपनी एनर्जी बचाने के लिए आप वो काम कर देते हैं। इसी तरह मल्टीपल इस तरह की कंपनीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्से बनाकर बेचती हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से कि वही लॉगिन वाली एग्जांपल लेता हूँ कि लॉगिन पेज जो होता है वो तकरीबन हर एक वेबसाइट का सेम ही होता है कि भाई अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करें, अपना फ़ोन नंबर दें, नाम लिखें, ये सारी चीज़ें। अब हर कोई वेबसाइट उस चीज़ को अलग अलग डिज़ाइन नहीं करती, बल्कि क्या करते हैं, किसी कंपनी के बने हुए लॉगिन पेजेस बने हुए होते हैं, यूआई भी, बैकग्राउंड भी, बैकएंड सब कुछ बना हुआ होता है। वो क्या करते हैं, वो उस कंपनी से ख़रीद लेते हैं कि भाई ये इतने रुपए में मुझे लॉगिन पेज दे दो और ये मैं अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर लूँगा, रीयूज़ कर लेंगे। यानी बना बनाया सॉफ्टवेयर है या इसका कुछ हिस्सा है, उसको आप रीयूज़ कर रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हों रीयूज़ के लिए, ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं COTS, यानी कि कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो कि कमर्शियल होते हैं, यानी कि फॉर द परचेज होते हैं, और ऑफ द शेल्फ होते हैं। ऑफ द शेल्फ का मतलब ये है कि वो रखे हुए हैं और आपको बस उसको चूज़ करके ख़रीदना है। उनको नहीं पता कि आप किस सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे, किस तरह यूज़ करोगे, उन्होंने बस बना दी हैं वो चीज़ें जो कि यूजुअली हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं, और आपकी काम ये है कि बस आपने उसको इस्तेमाल करना है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अब भी आवाज़ में मसला है? रुकें फिर 2 मिनट में ज़रा माइक को सेट कर लूँ। ऑल राइट, सो या सो आवाज़ में थोड़ी है बेहतरी, नॉइज़ वगैरह की शिकायत जो आ रही थी, आवाज़ कुछ क्लियर हुई है? जी, आवाज़ में है कुछ बेहतरी? आवाज़ आ रही है अब तक? चैट में मुझे किसी का मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, अभी मैंने माइक को थोड़ा सा रीशफल किया है। आवाज़ में अगर बेहतरी है तो बता दें। दो वोट्स क्लियर के हैं, एक वोट 3 वोट हो गए अब क्लियर के, तो ओके, आई विल अस्यूम कि थोड़ी बहुत बेहतरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूजुअली तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, वो कमर्शियली आपको मिल सकते हैं, जो कि आप ख़रीद सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम में एम्बेड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी मैंने लॉगिन पेज वगैरह की एग्जांपल ली, या आपको जो मेन्यू नज़र आता है, तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखते होंगे कि भाई फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह की चीज़ें ऊपर मेन्यू में आ ही रही होती हैं, उसमें तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। सो व्हाट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू हैव द चॉइस टू रीयूज़ दोज कंपोनेंट्स, कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है जो कि यूआई के अंदर ये वाली चीज़ है, ये ऑलरेडी बनी बनाई आप ख़रीद सकते हैं, बजाय इसके कि आप इस पर एक दिन लगाएं अपने डेवलपर्स का और फिर टेस्टिंग के लिए अलग आप उस पर काम करें। तो बजाय ये काम करने के आप उसको रीयूज़ कर लें और उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर लें। ये चॉइस होती है। इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं और इसके ऑब्वियसली फ़ायदे भी हैं, क्योंकि इससे टाइम काफ़ी बच जाता है, एनर्जी काफ़ी बच जाती है, आपका पूरा मैन आवर्स जो है वो बच जाते हैं। बट क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं, दैट इज़ अ डायलेमा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कि वो किस तरह से इसको यूज़ करता है और उसके नुकसानात और फ़ायदे को देखते हुए वो ये डिसाइड करे कि आया यहाँ पर रीयूज़ करना सही है, या अपनी तरफ से ही अपनी कोई नई चीज़ बना देना, या अपनी तरफ से पूरी चीज़ बनाना इज़ द बेटर वे। ठीक है,
सो आर इंटरनली डेवलप्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट चॉइस यही है कि आपने पहले ये सर्च करना है कि ऐसी चीज़ें अवेलेबल भी हैं या नहीं। आर द इंटरफेसेस फॉर अवेलेबल कंपोनेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप रीयूज़ की तरफ जाते हैं, कि क्या आपके आर्किटेक्चर से वो चीज़ जो कि आप उठा रहे हो, वो कंपोनेंट जो कि आप उठा रहे हो, वो आपके आर्किटेक्चर, आपके सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल भी है या नहीं। बिकॉज अब अगर वो चीज़ कंपैटिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको रीयूज़ करके बजाय इसके कि आप टाइम बचा रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे होगे उसको, उसकी कंपैटिबिलिटी को आप सही करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कुछ इस तरह की चीज़ उठा लेते हो, कोई सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट या कोई पीस ऑफ कोड आप उठाते हो, और उसको जब आप एम्बेड करते हो अपने सॉफ्टवेयर के साथ तो बहुत सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर तरीका फिर अक्सर हमें यही लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि बजाय उस कंपोनेंट को रीयूज़ करें, हम उसका कोड और उसका लेआउट देखकर उसी तरह का लेआउट खुद बनाएं, बजाय इसके कि हम उस चीज़ को कम्प्लीटली रीयूज़ करना शुरू हो जाएं। ठीक है। सो इसके काफ़ी इम्पेडिमेंट्स हैं जब आप यूज़ करते हैं। इम्पेडिमेंट्स का मतलब यही है कि कुछ डायलेमास आना शुरू हो जाते हैं, कुछ अलमिए बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि आया रीयूज़ करना सही है या गलत। जिस तरह पहला पॉइंट इसका देखें आप, कि few companies and organizations have anything that even slightly resembles a comprehensive software reusability plan। बहुत कम कंपनीज, बहुत कम इस तरह के चॉइसेस कमर्शियली कंपनीज या सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके पास ये पूरा स्ट्रक्चर हो कि आपने रीयूज़ किस तरह से करना है। क्योंकि अगर आपने चीज़ को रीयूज़ करना है तो उसके पूरे आप ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हर तरह की चीज़ आप डिफ़ाइन करें कि क्या चीज़ रीयूज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। कमर्शियली जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब आप इतने सारे डायलेमास आपके सामने आ जाएं, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स आपके सामने आ जाएं, तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह के प्लान्स और रूल्स को बनाने से भी गुरेज करती हैं और कहती हैं कि हम पूरा सॉफ्टवेयर खुद ही बनाएं। Second point, although an increasing number of software vendors currently sell tools and components that provide direct assistance for software reuse, the majority of software developers do not use them। बहुत सारी कंपनीज अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाकर बेचती हैं, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अवॉइड करते हैं कि वो चीज़ों को रीयूज़ करें। वाई? इसकी एक वजह अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की, वो यही कि उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत कम होती है, राइट। और कंपैटिबिलिटी को जो है एड्रेस करना, उसके ऊपर टाइम लगाने से बेहतर यही होता है कि आप क्यों ना सारी चीज़ को खुद ही बना लें। ठीक है। Relatively little training is available to help software engineers and managers understand apply reuse। ट्रेनिंग कोई नहीं है इस तरह की, क्योंकि रीयूज़ को गलत समझा जाता है, बुरा समझा जाता है थोड़ा सा किसी भी तरह की फील्ड में, कि अपनी चीज़ नहीं बना रहे, दूसरों की चीज़ उठा के आप रीयूज़ कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कोई लीगल, कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जिसको यूज़ करते हुए हम रीयूज़ को ज़्यादा अच्छा कर सकें। Many software practitioners continue to believe that reuse is more trouble than it's worth। मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ये समझते हैं कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत कम हैं, तो बेहतर ये कि रीयूज़ ना किया जाए। मैनी कंपनीज कंटिन्यू टू इनकरेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज विच डू नॉट फैसिलिटेट रीयूज़। अक्सर कंपनीज ये भी करती हैं कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर रीयूज़ का सवाल ही पैदा ना हो, ताकि उनके कोई भी डेवलपर रीयूज़ ना कर सके किसी चीज़ को जो आगे चलकर कंपनी के लिए मेंटेनेंस के फेज़ के अंदर या अपडेशन के फेज़ के अंदर नुकसान का बायस बने। Few companies provide an incentives to produce reusable programs components। अब समझने वाली बात यह है, रीयूज़ की सारी चीज़ें होपफुली आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा कि रीयूज़ करना सही है या नहीं। इसको मैं अगर अपने तरीके से समझाने के लिए एक फ़िज़िकल एग्जांपल लूँ, सो लेट्स सपोज यू आर मेकिंग समथिंग लाइक यू आर मेकिंग अ टेबल। ठीक है, आप टेबल बना रहे हैं एक, और आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर मैंने ये 4 अदद जो है वो इसकी पाए बनाऊंगा, और उसके ऊपर एक शेल्फ सा बनेगा, और फिर उसके ऊपर एक ड्रॉ बनेगा, और फिर उसके ऊपर टेबल आएगी, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स से कि आपने 3 अदद पाए खड़े कर दिए। पाए कहते हैं उनको, लेग्स कह लेते हैं, लेग्स ऑफ द टेबल इंग्लिश में। वो आपने 3 पाए खड़े कर दिए। अब फोर्थ के लिए आपके पास लकड़ी नहीं है, लेट्स सपोज। आप पूरी मार्केट में चले जाते हैं, आप ढूंढते हैं कि मुझे उस साइज़ की लकड़ी मिल जाए। आपको एक लकड़ी मिलती तो है उस साइज़ की, कि वो ताकि वो चौथा पाया आपकी टेबल का बन जाए। आप उसको लेकर आते हैं, आप उसको नापते हैं, वो सही आ रही है, बट आपको ये पता लगता है कि यार इसकी लकड़ी में थोड़ा सा फ़र्क है उतनी ही, लेकिन लकड़ी की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है।
अब ये है कि वो 3 चीज़ें जो आपने बनाई वो चीज़ें तो सही काम कर रही हैं, लेकिन फोर्थ के ऊपर वज़न इतना ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा। लेट्स से कि उसके ऊपर वज़न भी पड़ रहा है, पर आपको अंदाज़ा होगा कि लकड़ियों की क्वालिटी कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। तो लेट्स से कि उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ता है तो वो आप जो अलग से लेकर आए थे वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। बाकी 3 सही हैं, एक मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। अब किया क्या आपने? आपने रीयूज़ की चीज़, किसी दूसरे की बनाई हुई चीज़ को आपने अपने प्रोग्राम में कंपेटेबल बनाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। आपने आपका टाइम भी बच गया, लेट से आपकी एनर्जी भी बच गई, आपको उतना काटना नहीं पड़ी वो सारी लकड़ी और पूरा उसका नाप करके। आपको नबी नपाई चीज़ एक उतनी की मिल गई और आपने जाकर उसको लगा दिया। लेकिन उसके इम्पेडिमेंट्स यही है कि वो कंपेटेबल नहीं रही, उसको लगाने में आपका पैसे भी लगे थोड़े से, और उसके बाद मेंटेनेंस में उसके बहुत नुकसान आ रहे हैं। आपको पता नहीं था कैसे लगानी है, क्वालिटी का फ़र्क आना शुरू हो गया। ये बहुत सारे नुकसान हैं जिसकी वजह से अक्सर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यही कहते हैं कि भाई रीयूज़ से बेहतर यही है कि आप अपना सॉफ्टवेयर बना लो। ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ को जहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यही समझते हैं कि भाई आप मोस्टली ये करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि आप सॉफ्टवेयर देख लो बना हुआ कैसा है, कोड देख लो। कॉपी पेस्ट करके उसको अगर चेंज करने बैठोगे तो आपकी एनर्जी और मैन आवर्स ज़्यादा लगेंगे रादर देन कि आप खुद बना लेते वो कोड। आप देख लो, समझ लो कैसे हो रहा है, फिर खुद बनाओ, ताकि हर एक चीज़ ज़ीरो से आपको पहले से पता हो, कंपैटिबिलिटी और इस तरह के इश्यूज़ आना शुरू ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात को रखते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी क्लास 3 to 4:30 दोबारा भी है। बच्चों के हमने इसमें क्लास में कोई ब्रेक नहीं लिया है, हम इस क्लास को भी जल्दी फिनिश कर देंगे। एक एक्सरसाइज अभी हमने करनी है, मैंने अभी दूसरे सेक्शन के साथ भी ये एक्सरसाइज की थी, आपके साथ भी करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अब मुझे उनकी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी, क्योंकि अब वो काम मैं कर रहा हूँ जो कि रिकॉर्डिंग हो रही हो या ना हो रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस क्लास के अंदर मुझसे इंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, आई थिंक थर्सडे को है या कल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उस क्लास में हमने एक क्विज़ लेना है। ठीक है, वो क्विज़ वहीं तक होगा, आज के लेक्चर से पहले जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उस तक। आज का लेक्चर या इसके बाद का लेक्चर इंक्लूडेड नहीं है। आवाज़ का मुझे एक दफ़ा और बता दें क्लियर आ रही है या नहीं तक, क्योंकि अब मैं इंस्ट्रक्शन करूँगा तो मुझे आपके जवाब जल्दी जल्दी चाहिए। हर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मुझे इंस्ट्रक्शन में पूछनी होगी आपसे। सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इसी वीक के अंदर, कल या परसों जो भी है प्लान्ड है, मैंने आपसे टाइम टेबल शेयर किया हुआ है। उसके अंदर हमने एक क्विज़ लेना है जो कि इससे पहले की क्लासेस तक होगा। आवाज़ सही आ रही है या नहीं इसका मैसेज मुझ तक अब भी नहीं पहुंचा है, सो आई एम नॉट श्योर कि आप मेरी बात क्लियरली सुन पा रहे हैं या नहीं। सो नेचर कुछ इस तरह की है कि LMS जो कि आई थिंक एक्टिवेट नहीं है सबका, LMS के ऊपर मुझे भी कोर्सेज और स्टूडेंट सही तरह से विजिबल नहीं है, वरना हम LMS के ऊपर क्विज़ ले रहे होते। और क्विज़ कि हमने पहले से प्लान किए हुए हैं, जब से हमारी फ़िज़िकल क्लासेस थी वी वर थिंकिंग कि मिड से पहले एक वीक में ले लेंगे, नहीं हो सका मिड के बाद ले लेंगे, मिड के बाद फिर क्लासेस ऑफ हो गई, देन हम ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गए। सो थिंकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इस वीक में हमने एक क्विज़ लेना है एंड आई एम प्लानिंग कि वो क्विज़ हम MS टीम्स के ऊपर लें। आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? कोई स्टूडेंट मुझे अगर जवाब दे दें, अदरवाइज़ अगर आवाज़ क्लियर नहीं है और आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आ रहे हैं मैसेज, थैंक यू। सो वो क्विज़ मैं MS टीम्स के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। दैट क्विज़ विल बी ऑफ MCQs टाइप होगा, वो क्विज़ MCQs बेस्ड होगा। सारे क्विज़ेस होंगे, सारे लेक्चर्स होंगे आज से पहले वाले, यानी कि जितने भी हमने पढ़े हैं, आई थिंक डिज़ाइन से पहले वाले रिक्वायरमेंट तक जितने भी हमने पढ़े हैं ना, वो सारे अवेलेबल होंगे, उसमें आएंगे मोस्टली। आई थिंक हमारा कौन कौन से क्विज़ हो चुके हैं? प्रोसेस मॉडल्स वाला लेक्चर जो है उसका क्विज़ हो चुका है हमारा, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्विज़ में जितनी चीज़ें इंक्लूडेड थी उसके बाद से सेकंड क्विज़ में आएंगी। उसके बाद आई थिंक हमने पढ़ी हैं स्पायरल मॉडल और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ प्रोसेस मॉडल्स। उसके बाद रिक्वायरमेंट फेज़ की हमने कुछ चीज़ पढ़ी हैं। बस ये दो तीन लेक्चर्स जो हैं ये आएंगे, ERD DFDs ये सारी चीज़ें।
सो MS टीम्स के ऊपर हम वो क्विज़ लेंगे। तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट आपको क्विज़ दे दूँ नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों ने मेरे ख्याल से आज से पहले MS टीम्स के ऊपर क्विज़ नहीं दिया कोई, सिमिलरली मैंने भी कोई क्विज़ नहीं लिया MS टीम्स के ऊपर आज तक। सो अभी मैं एक डमी क्विज़, एक ड्राई रन क्विज़ का एक बना रहा हूँ। क्वेश्चंस नहीं होंगे कोई, लेकिन एक क्वेश्चंस टाइप की कुछ मैं बनाकर MCQs आपको देता हूँ। आप उसको अटैम्प्ट करें ताकि कुछ चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएं कि क्विज़ किस तरह से अटैम्प्ट किया जाएगा MS टीम्स के ऊपर, और कुछ चीज़ें मुझे भी क्लियर हो जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें विजिबल हैं, कोई मसला आ रहा है तो अभी क्लियर हो जाए, ताकि जब MS टीम्स के ऊपर हम एक्चुअल क्विज़ लें तो वो मसले मसाइल ना हों। जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे स्टूडेंट्स, मैं उनको भी ये बता दूं कि जो क्विज़ की सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, आप रिकॉर्डिंग भी लाजमी देख लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने नेक्स्ट क्विज़ में आएँ और फिर उसमें मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाए। ठीक है, सो 1 मिनट मुझे दें, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग जो है वो दूसरी कर लूँगा। मैं ये वाला लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। 3 to 4:30 वाला लेक्चर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी ख़त्म कर देंगे। ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। क्विज़ की जो हम डमी क्विज़ बनाकर और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर मैं करना चाह रहा हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। इसी MS टीम्स की यही मीटिंग रहेगी, कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, और रिकॉर्डिंग मुझे ज़रा रीओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा MS टीम्स के ऊपर आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस रिकॉर्डिंग, क्विज़ की जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर रहे हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, एंड द नेक्स्ट वीडियो आज की डेट का ही जो सेशन 2 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन 2C का, उसके अंदर हम क्विज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसको अगर देख लेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन टुमारो, या जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें जब एक्चुअल क्विज़ होगा तो उसमें मसले मसाइल कोई पैदा ना हो। थैंक यू वेरी मच।